बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में नंबर थ्री का एक टॉपिक डिविजिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे। और चूंकि डिविजिबिलिटी नंबर थ्री का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक लेक्चर में ये कवर नहीं होगा, तो कुछ और लेक्चर्स भी इसके ऊपर आएंगे। नंबर थ्री की मेरी किताब का चैप्टर नंबर 1 है। उसका चैप्टर कंटेंट्स में से सेकंड कंटेंट जो है वो डिविजिबिलिटी है। इसको ज़रा देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। आप ये देखें कि अगर 20 को 4 पे डिवाइड करें तो वो 20 इज डिविजिबल बाई 4 और आंसर आता है 5 इंटीजर। वाइल 21 इज नॉट डिविजिबल बाई 4 तो उसका आंसर जो है इंटीजर नहीं आता, वो पॉइंट्स में आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग। तो कहना ये यहाँ क्या कह रहे थे हम, व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाई अ सेकंड नॉन जीरो इंटीजर द क्वेश्चन मे और मे नॉट बी इंटीजर। यानी अगर एक इंटीजर को नॉन जीरो इंटीजर पे डिवाइड कराएं तो आंसर इंटीजर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आ सकता है तो फिर वो जिस नंबर पे आपने डिवाइड कराया है वो डिवाइडेंड का फैक्टर होगा, और जब इंटीजर ना आए तो वो उसका फैक्टर नहीं है। डिवाइजर और फैक्टर, तो इफ a and b are integers we say that a divides b if there is an integer c such that, आप अगर बड़े गौर से देखें ना तो ये जो फॉर्म है 4 ने 20 को डिवाइड कर दिया है, इसलिए हम 20 को लिख सकते हैं 4 × 5। यानी एक और इंटीजर में मिल गया 5 जिसको 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो 20 आ जाता है। इसी मैकेनिज्म को यहाँ पे देखें, ये क्यों आया है, ये इस डेफिनेशन की वजह से आया है। इफ a and b are integers we say that a divides b if there is an integer c such that b is equal to ac। ये अब आपने हमेशा के लिए याद रख लेना है कि अगर कोई नंबर a जो है b को डिवाइड करता है, if a divides b or if a is a factor of b then there will be another integer c such that product of a and c will be the number b। यानी डिवाइड होने वाला नंबर किसके बराबर होएगा, डिवाइड प्रोडक्ट ऑफ डिवाइड करने वाला नंबर and some other integer। Now we say if a divides b, we also say that a is a divisor of b or factor of b। Look at, if a divides b, we also say that a is a divisor or factor of b, and symbolically we write it as, if a divides b we write a divides b, we read it as a divides b। On the other hand, if a does not divide b, we write a does not divide b, we read it as a does not divide b। आगे जरा थोड़ा सा इसको और चीज हम देखते हैं, एक एग्जांपल जरा डिस्कस करते हैं। और उस एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ब्रैकेट फंक्शन। ब्रैकेट फंक्शन हमारे दो तरह के होते हैं, सीलिंग फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं उसको वो बात कर रहे हैं फ्लोर फंक्शन की। फ्लोर फंक्शन जो है उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन ये है, द फंक्शन whose value at any number x is the greatest integer less than or equal to x is called the greatest integer function और फ्लोर फंक्शन और ब्रैकेट फंक्शन। ये जो यहाँ पे लिखा है ना कि लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसका ऑल्टरनेटिव ये भी कह सकते हैं नॉट ग्रेटर देन एक्स। देखिए जब नॉट ग्रेटर देन एक्स कहेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि वो या तो एक्स के बराबर है या एक्स से छोटा है। तो ये दोनों, ये कहने की बजाय लेस देन और इक्वल टू एक्स हम कहते हैं, क्या ये भी कह सकते हैं नॉट ग्रेटर देन एक्स। तो फिर इसकी ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या हुई, द फंक्शन whose value at any number x is the greatest integer not greater than x is called the greatest integer function। उसके लिए आप देखें क्या क्या चीजें हैं, क्या होना चाहिए उसको, एक तो इंटीजर होना चाहिए, और जिस नंबर का आपने ब्रैकेट फंक्शन लिया है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और वो जितने भी इंटीजर उस नंबर के बराबर या उससे छोटे होंगे उनमें सबसे बड़ा होना चाहिए। तो तीन कंडीशंस हैं
हम एक बारी बारी डिस्कशन करते हैं तो और इन तीनों कंडीशंस को की मदद को अप्लाई करके कुछ ब्रैकेट फंक्शंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसको वैसे लिखा किस तरह जाता है, ये फ्लोर फंक्शन इस तरह की ब्रैकेट यूज की जाती है, या फिर ये वाली कुछ मैथमेटिशियंस जो अपनी बुक्स में इस ब्रैकेट को भी यूज करते हैं। ये ब्रैकेट दोनों यूज होती हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए। अब डेफिनेशन को यूज करते हुए जरा देखें 2.4। अब सबसे पहला तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि आना क्या है, 2.4 इंटीजर नहीं है, कीप इन माइंड, लेकिन आंसर इसका इंटीजर आना चाहिए क्योंकि उसमें कंडीशन में ही कह दिया हुआ है इंटीजर, आंसर इसका इंटीजर आएगा। अब इंटीजर्स में अब कौन कौन सा इंटीजर आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 2.4 से वो बढ़ गया। पहली कंडीशन क्या थी कि इसका आंसर इंटीजर आना चाहिए। दूसरी क्या कंडीशन है कि वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 2.4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास तो बेशुमार इंटीजर्स जो है वो 2.4 से बड़े नहीं है। कौन कौन सा इंटीजर है जो 2.4 से बड़ा नहीं है? एक तो 2 है, एक 1 है, एक 0 है, एक -1 है, -2 है, माइनस, बहुत सारे इंटीजर्स हैं जो इंटीजर्स हैं और 2.4 से बड़े नहीं है। तो अब यहाँ तीसरी कंडीशन इंपोज होगी कि इन इंटीजर्स में से जो 2.4 से बड़े नहीं हैं उनमें से सबसे बड़ा लेना है। तो फिर आपको बात क्लियर हो गई कि ऐसे इंटीजर्स जो 2.4 से बड़े नहीं हैं उनमें सबसे बड़ा तो फिर 2 ही है, इसलिए 2.4 का आंसर जो है वो 2 आएगा। 1.9 का आंसर भी एक इंटीजर आना चाहिए, और वो ऐसे इंटीजर सारे पकड़ने आप जो 1.9 से बड़े नहीं है। तो ऑब्वियसली 2 आप नहीं पकड़ेंगे क्योंकि 2 1.9 से बढ़ जाता है। तो आप 1 ऐसे इंटीजर्स पकड़ेंगे जो 1.9 से बड़े नहीं है, और वो कौन कौन से हैं? 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है। तो इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर 1 है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 1। अब ये दोनों में देख लें, इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 2.4 आना चाहिए था, वो 2 आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 1.9 आना चाहिए था, वो 1 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 0। अब आप 0 तो खुद ही इंटीजर है और 0 से बड़ा भी नहीं है, तो फिर ये तो खुद ब खुद ही आ जाएगा ना, और तो कोई आ नहीं सकेगा। अगर मैं यहाँ 1 लगाऊं तो वो 0 से बढ़ जाता है, और अगर मैं यहाँ पे -1 लगाऊं तो फिर -1 से बड़ा एक इंटीजर मौजूद है 0, जो कि यहाँ आ सकता है। इसलिए तीनों कंडीशंस पूरी सिर्फ 0 ही करेगा। आगे चलते हैं -1.2। तो ऑब्वियसली -1.2 का आंसर जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो -1.2 से बड़ा ना हो, वो -2 है, वो आ गया। और फिर जरा आगे चलते हैं, और 2 का आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 2, ऑब्वियसली वो 2 ही है। फिर 0.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 0.2, तो एक ही है, फिर 0। फिर -0.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो एक ही है जो कि -0.2 से बड़ा नहीं है, -1। फिर आगे चलते हैं -2, और उसका आंसर क्या आता है? -2। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि जब कभी भी मैंने इंटीजर का ब्रैकेट फंक्शन लिया तो इंटीजर ही आया, जब कभी भी मैंने इंटीजर का ब्रैकेट फंक्शन लिया तो वो खुद ही आया आंसर। जब भी कभी मैंने इंटीजर का ब्रैकेट फंक्शन लिया तो वो खुद ही आया। वैसे तो ब्रैकेट फंक्शन का आंसर आना इंटीजर ही है, लेकिन इंटीजर्स के केस में वो पर्टिकुलर इंटीजर खुद ही आता है जिसका ब्रैकेट फंक्शन लिया जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ये देख लें आप, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव का आंसर वही इंटीजर आया। लेकिन जब आपने किसी ऐसे नंबर का ब्रैकेट फंक्शन लिया जो इंटीजर नहीं था, तो फिर वो नंबर खुद नहीं आया आंसर, वो इंटीजर तो आया लेकिन वो खुद नहीं आया। 1.9 इंटीजर तो इसका आंसर आया, लेकिन 1.9 खुद नहीं आया। तो मैं जो बात कर रहा था यहाँ पे, वो ये कर रहा था कि जब कभी भी आप इंटीजर का ब्रैकेट फंक्शन लेंगे तो वही इंटीजर आएगा, जब कभी भी इंटीजर का ब्रैकेट फंक्शन लेंगे तो वही इंटीजर आएगा, जब कभी भी इंटीजर का ब्रैकेट फंक्शन लेंगे तो वही इंटीजर आएगा, और किसी और नंबर का ब्रैकेट फंक्शन लेंगे तो वो उस नंबर के मुताबिक आंसर इंटीजर आएगा, वो नंबर खुद नहीं आएगा। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल इस सेंस में है कि आगे चल के ये क्राइटेरियन एक डिटरमिन करती है, और इसको पहले समझना ज़रूरी है। और नंबर थ्योरी सारी की सारी लॉजिक बेस्ड है, इसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती जिस तरह के कैलकुलस के क्वेश्चंस होते हैं, पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन वगैरह के। यहाँ सारे का सारा जो सिलसिला है वो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स पे चलता है कि आपने आर्गूमेंट जो है वो सही दिया कि नहीं दिया, उस बेस के ऊपर चलता है, कैलकुलेशन इतनी लंबी नहीं होती।
अब क्वेश्चन को फिर जब आर्गुमेंट्स की बात हो रही होती है तो फिर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना भी इंतहाई जरूरी होता है। लेट n and d be positive integers. How many positive integers not exceeding n are divisible by d? अब क्या करना है, एक n इंटीजर है और एक d इंटीजर है। आप n जो है आपने ऐसे इंटीजर्स की तादाद मालूम करनी है जो जिनको d डिवाइड कर दे। अब d डिवाइड करता है किसी इंटीजर को, तो वो पता नहीं कितने इंटीजर हो सकते हैं जिनको d डिवाइड करे, लेकिन उन इंटीजर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि डिवाइड होने वाले इंटीजर जो हैं वो n से बड़े ना हो। अब इसको समझने के लिए ना मैंने एक वर्किंग आपको दिखाता हूँ कि मैं ना नंबर पर्टिकुलर नंबर n जो है ना वो मैं 100 ले लेता हूँ फर्ज करें, और d उसको डिवाइड करने वाला नंबर जो है वो 7 ले लिया। अच्छा, अब मुझे ये देख लें कि हमने करना क्या है। हमने ऐसे नंबर तलाश करने हैं, बल्कि नंबर तलाश नहीं करने हैं, बल्कि उनकी तादाद मालूम करनी है जो 7 पे डिवाइड हो जाए। वो तो फिर बेशुमार होंगे, लेकिन वो नंबर ऐसे इतने वो लेने हैं जो 100 से बड़े ना हो। मसलन 100 और 100 से छोटे नंबर्स जो 7 पे डिवाइड होते हैं उनकी तादाद मालूम करनी है। बात फॉलो कर ली आपने? यानी 100 और 100 से छोटे वो वाले नंबर्स जो सारे के सारे 7 पे डिवाइड हो जाएंगे उनकी तादाद मालूम करनी है। तो एग्जांपल में यही क्वेश्चन कहा गया था कि आपने n और n से छोटे नंबर्स जो d पे डिवाइड हो जाते हैं उनकी तादाद मालूम करनी है। तो ये एक फार्मूला डेवलप होने जा रहा है, वो मैं इस वर्किंग की मदद से आपको डेवलप करके दिखाता हूँ। मुझे आप ये बताएं कि ये तो चलो हो गया, अब मैंने करना क्या है, 100 और 100 से छोटे नंबर्स जो 7 पे डिवाइड हो जाते हैं उनकी तादाद मालूम करनी है, नंबर नहीं मालूम करने। लुक एट, मैं पहले मुझे आप ये बताएं कि जो 7 पे डिवाइड होने वाले नंबर्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे। जाहिर बात है वो 7 के टेबल पे आ रहे होंगे, और 7 का टेबल जब आप पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड सो ऑन। यानी उन सब में 7 लाजमी होता है। जो नंबर 7 पे डिवाइड होते हैं उन नंबर में 7 लाजमी होता है। इस और वो किस फॉर्म में होंगे, 7 तो लाजमी होगा, और फिर किस फॉर्म में होंगे, साथ कोई पड़ा होगा इंटीजर। ठीक है, और अब आपके पास जो है ये जब आप कह रहे हैं और पॉजिटिव इंटीजर कह रहे हैं तो फिर वो के भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहे हैं आप। तो 7k की फॉर्म में होंगे वो इंटीजर। जो ये कौन से इंटीजर मैंने लिखे हैं जो 7 पे डिवाइड होते हैं। अब जरा किस किस्म के होंगे ये देखें। 7 आ जाएगा फॉर k इज इक्वल 1, यानी कि मैं अगर k1 पुट करूँ तो एक इंटीजर तो आ जाएगा 7। अगर मैं k2 पुट करूँ तो 14 आ जाएगा। अगर मैं k3 पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, 21। इस तरह मुझे ये वाले नंबर मिलते जा रहे हैं 7 14 21 जो कि 7 पे डिवाइड होते हैं, और इन नंबर्स की फॉर्म क्या है, 7k। कीप इन माइंड 7k। अब मैं जब यहाँ लिखूंगा, यहाँ मैंने लिखना है नंबर जो कि डिविजिबल बाय जो कि डी पे डिवाइड होते हैं, तो वो मेरी किस फॉर्म में होंगे, वो फिर डी के की फॉर्म में होंगे। बहरहाल पहले इसको समझ लें। तो 7 पे डिवाइड होने वाले नंबर जो हैं वो 7k की फॉर्म में होंगे। तो फिर आगे चलते हैं। ये जो नंबर्स हैं जो 7 पे डिवाइड होने वाले नंबर हैं उनके बारे में एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपने 100 या 100 से छोटे लेने हैं। सारी दुनिया जान के नंबर नहीं ले लेने जो 7 पे डिवाइड होते हैं, वो तो हम ले भी नहीं सकेंगे, वो तो इन्फिनिट होंगे। तो हमने चूंकि तादाद मालूम करनी है, तादाद मालूम करने के लिए उसने आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी हुई है कि ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 100 और 100 से छोटे हैं लेकिन 7 पे डिवाइड होते हैं। अब 7 पे डिवाइड होने वाले नंबर का फॉर्मेट तो आपने पता कर लिया 7k है, और वो पे होना उसके ऊपर कंडीशन क्या है कि वो नंबर जो हैं 100 या 100 से छोटे हों, तो फिर इस किस्म की फॉर्म आएगी। इसको आगे चल के देखें तो वो क्या आ जाएगा, k लेसर आर इक्वल टू 100/7 आ जाएगा। अब k लेसर आर इक्वल टू 100/7 आने का मतलब क्या है कि k या तो 100/7 के बराबर है या उससे छोटा है। तो उसको किस तरह फिर हम लिखेंगे, यानी आप किस तरह लिखेंगे, तादाद किस तरह लिख सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी तादाद जो है वो ब्रैकेट फंक्शन। देखिए किस तरह मैंने ब्रैकेट फंक्शन लगाया, आपके सामने है। ब्रैकेट फंक्शन क्यों लगाया, के किसको बता रहा है, के तादाद को बता रहा है, और तादाद कभी फ्रैक्शन में नहीं होती। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और वो इंटीजर है, ऊपर पॉजिटिव इंटीजर है। और ये ब्रैकेट फंक्शन इसलिए लगाया है कि अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शन आए तो उस फ्रैक्शन को वो ब्रैकेट फंक्शन कवर करे। मिसाल के तौर पे
जब मैं 100/7 का लेता हूँ ब्रैकेट फंक्शन, 100/7 करता हूँ तो 14.29 आता है। अभी हम पीछे लर्न करके आए हैं 14.29 फ्लोर फंक्शन जो है 14 के बराबर आएगा। तो दैट्स वाई हियर वी हैव प्लेस्ड ब्रैकेट फंक्शन। अब हमारे पास के पॉजिटिव था, तो फिर के की वैल्यू जो है वो क्या आई, 100/7 ब्रैकेट फंक्शन, और वो लेसर देन किसके है, ग्रेटर देन किसके है, 0 के। तो यही चीज़ को ज़हन में रखते हुए हम जरा इसको डेवलप करते हैं। अब आपके सामने चीज़ आ जानी चाहिए, द पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई डी और ऑल द इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म डी के। जैसे मैंने 7 पे डिवाइड होने वाले इंटीजर लिखे थे 7 के, और के पे डी पे डिवाइड होने वाले इंटीजर्स क्या होंगे, डी के, वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। Hence, the number of positive integers divisible by d that do not exceed n equals the number of integers k। जाहिर बात आप यहाँ गौर करें, 7k पे डिवाइड होने वाले इंटीजर तादाद में किसके बराबर आए थे, k के बराबर आए थे, इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है k इक्वल टू k। और फिर वो पॉजिटिव है तो ये कंडीशन पूरी होगी, 0 ग्रेटर देन डी के, ग्रेटर देन 0, लेसर और इक्वल टू n। वो ये वाली कंडीशन 7k लेसर और इक्वल टू n, और k और 7k जो है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। फिर ये आ गया आपके पास, ये कौन सी कंडीशन आई है, ये कैसे आया, ये वाली, ये जो मैंने आखिर में लिखी थी आपके पास, ठीक है। तो 0 लेसर देन के लेसर और इक्वल टू n d। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट तादाद बनी, सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग थ्योरम्स। तो हमारे पास अब तादाद में आपने ये मालूम कर लिए हैं कि के ओवर डी ब्रैकेट फंक्शन आएगा। और इसके बाद हम आगे चलते हैं ज़रा, यानी ये जो आपके पास तादाद इसकी आएगी, के जो है वो लेसर इक्वल टू एन ओवर डी आया है, और एग्जैक्ट तादाद उसकी क्या बन जाएगी, के इज इक्वल टू एन ओवर डी ब्रैकेट फंक्शन। पहला थ्योरम हमारे पास क्या है, लेट ए बी एंड सी इंटीजर्स वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, देन आपने क्या साबित करना है, ए डिवाइड्स बी प्लस सी, ए डिवाइड्स बी प्लस सी। अब पहली कंडीशन जो आपके पास है, चूंकि ए बी को डिवाइड करता है, तो कोई एक इंटीजर और एग्जिस्ट करेगा जो ये फॉर्म जो जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकेंगे, b इज इक्वल टू ए एस, इसमें a डिवाइड करता है b को। अच्छा, फिर आपने कहा जी a डिवाइड c, तो फिर एक और इंटीजर एग्जिस्ट करेगा t, जो ये इस फॉर्म में आप लिख सकेंगे c इज इक्वल टू ए टी। अब 1 और 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो b प्लस सी किसके बराबर आता है, ए एस प्लस ए टी। इनमें से राइट हैंड साइड में से आप ए कॉमन निकाल लें, तो b प्लस सी किसके बराबर आ गया, a इंटू एस प्लस टी। आपको पता है s एक इंटीजर था, t भी एक इंटीजर है, s प्लस टी भी इंटीजर होगा। तो ये फॉर्मेट वो बन गया, b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू एस प्लस टी। ये वो फॉर्मेट बन गया जिसमें आप कहेंगे a डिवाइड्स b प्लस सी। थ्योरम नंबर 2 हल छोटा सा है, जिसमें आप कहते हैं कि एक a नॉन जीरो है, a डिवाइड्स b, अगर a b को डिवाइड करता है तो a b c को भी डिवाइड करेगा। a b को डिवाइड करता अगर है तो फिर एक और इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए s, जो ये कंडीशन पूरी करे, b इज इक्वल टू ए एस। इसमें आप कहेंगे कि a डिवाइड्स b है, a डिवाइड्स b, और अगर आप दोनों तरफ c को मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है, बी सी इज इक्वल टू ए एस सी। अब अगर आप इसको एस सी को लहदा से कर लें, एक इंटीजर बना लें, एस भी इंटीजर है सी भी इंटीजर है, तो अब आपने क्या किया, ए इज अ मल्टीपल ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू बी सी। इससे क्या पता चला कि ए डिवाइड्स बी सी। थ्योरम क्या प्रूव किया हमने कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए बी सी को भी डिवाइड करेगा, यानी बी के किसी मल्टीपल को बी वो लाजमी डिवाइड करेगा।